प्यारे बच्चों, आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 कक्षा 10वीं विषय गणित संपूर्ण हल भाग 2 पढ़ेंगे। जो भी हम आपको वीडियो के साथ प्रश्न से संबंधित सूत्र परिभाषाएं दे रहे हैं उन्हें आप अलग से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्रश्न 9वां, दो खिलाड़ियों संगीता व रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है 0.62। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप जानते हैं कि प्रायिकता का कुल मान 1 होता है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? PR बराबर 1 ऋण PS, यानी 1 में से हम संगीता की जो प्रायिकता है उसको घटा देंगे। तो PR बराबर 1 ऋण 0.62। अब अलग से हम रफ कार्य में घटा लेंगे तो हम 1 को लिखेंगे 1.00 और इसमें से हम 0.62 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0.38। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता PR बराबर 0.38 होगा। अब देखेंगे हम प्रश्न 9वें का अथवा। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाए तो इसमें पहला सफ़ेद कंचे की प्रायिकता, दूसरा नीले और तीसरे लाल की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम देखें कुल कंचों की संख्या कितनी है बक्सों में। तो 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल हैं, यानी कुल 9। तो अगर हम एक एक कंचा निकालें तो सभी संभव परिणामों की संख्या NS बराबर कितना होगा? 9। यानी हम 9 कंचे एक एक बार बक्से से निकालेंगे तो 9 बार निकालेंगे। NS का मतलब होता है S समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर बक्सों में कितने टोटल कंचे हैं? 9। तो NS बराबर होगा 9। अब पहला सफ़ेद कंचे की लिए अनुकूल परिणाम। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? 2। तो NE बराबर होगा 2। यानी हम जब 9 बार एक एक कंचा निकालेंगे तो उसमें से अधिकतम कितनी बार सफ़ेद कंचे निकलेंगे? ज़्यादा ज़्यादा 2 बार। अब प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। NE का मान 2 और NS का मान 9। तो उत्तर आया 2/9। तो सफ़ेद कंचे के जो प्रायिकता होगी वो होगी 2/9। अब देखें हम नीले कंचे के लिए। तो नीले कंचे के लिए NE बराबर होगा 3। क्यों? क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि नीले कंचे 3 हैं। प्रायिकता PE बराबर वही सूत्र लगाएंगे NE/NS। यहाँ लिखेंगे 3/9। हल करने पर आएगा 1/3। लाल कंचे के लिए NE का मान, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि लाल कंचे 4 हैं। फिर प्रायिकता PE बराबर NE/NS। तो आया 4/9। तो लाल कंचे की प्रायिकता कितनी होगी? 4/9। अब अगला प्रश्न है 10वां। यदि PE बराबर 0.05 तो PE बार को हम E की नहीं की प्रायिकता पढ़ेंगे, क्या होगी? तो PE बार बराबर, तो कुल प्रायिकता होती है टोटल 1 में से PE की प्रायिकता को घटा देंगे तो 1 ऋण PE, या हम दूसरे शब्दों में कहें बराबर 1 ऋण 0.05। अब हम घटा लेंगे 1.00 में से 0.05 तो आया 0.95। तो PE नहीं की प्रायिकता होगी 0.95। प्रश्न 10वां है। फेंटी गई 52 पत्तों की जो ताश की एक गड्डी है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला आपको निकालना है 1 इक्का की प्रायिकता, दूसरा 1 इक्का नहीं की प्रायिकता। पहले हम देखें ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं? 52। अगर एक एक पत्ता निकालें तो हम कितनी बार निकालेंगे? 52 बार। और इन 52 पत्तों में कितने इक्के हैं? 4। तो सबसे पहले देखें कि 52 यानी कुल NS का मान कितना हो जाएगा? 52। और 4 इक्के हैं। 4 इक्के आप जानते हैं, 2 काले कलर के होते हो, 2 लाल कलर के। तो NE यानी इक्कों के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? NE का मान 4, जैसे अभी अपन ने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था। तो हम इसको लिखेंगे प्रायिकता PE बराबर NE/NS। तो NE यानी इक्कों की कुल कितनी अनुकूल परिणाम होगा? 4। और टोटल संभव परिणाम कितने थे अपने? NS बराबर 52। तो 4/52 काट दीजिए 1/13। तो 1 इक्का होने की प्रायिकता हुई 1/13। अब 1 इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो PE बार बराबर 1 ऋण PE। तो 1 में से हम 1/13 को घटा देंगे, हल करेंगे। तो हल करने पर हमको मिलेगा 12/13। तो 1 इक्का नहीं होने की प्रायिकता हुई 12/13।
अगला प्रश्न गणित का है। सिद्ध कीजिए करनी 1 धन साइन ए बटे 1 ऋण साइन ए बराबर sec ए धन tan ए। यहाँ पर इस प्रश्न से आपके अंक शुरू हो गए 3 अंक के। तो हम सबसे पहले इस तरह के जब भी त्रिकोणमिति के सवाल आए तो हम कोई एक पक्ष लेंगे। तो हम इसमें ये वाला बायां पक्ष ले रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी 1 धन साइन ए बटे 1 ऋण साइन ए। यहाँ पर त्रिकोणमिति जब आप घर में प्रैक्टिस करें तो सभी सूत्र आप लिख करके सामने रख लें। पहले बिना देखे ही लिखें और ना बने तो देख के उसका उपयोग करें। कई जगह कुछ सूत्र 2 प्रकार से होते हैं, अब कहाँ कौन सा उपयोग करना है ये आपकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नॉलेज में आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ से बायां पक्ष लिया, अब इसके हर में है 1 ऋण साइन ए। तो जब 2 पद हो नीचे और ऋण हो तो बीच में धन कर दीजिए, धन है तो ऋण कर दीजिए और उसका ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो हम यहाँ पर 1 ऋण साइन ए है हर में, तो हम लिख देंगे 1 धन साइन ए और ऊपर नीचे हमने 1 धन साइन ए का क्या कर दिया गुणा। आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ धन होता तो यहाँ क्या कर देते ऋण, यानी बीच का चिन्ह आपको बदलना है और ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप हर का परिमेयकरण भी लिख सकते हैं। अब ऊपर देखें 1 धन साइन ए गुणित 1 धन साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 धन साइन ए का पूर्ण वर्ग या होल स्क्वायर। अब नीचे सूत्र लग गया ए ऋण बी ए धन बी, तो हो गया ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते 1 का वर्ग ऋण साइन स्क्वायर ए, 1 का वर्ग 1 होता है तो हम इसी को लिख सकते 1 ऋण साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगी नीचे, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए धन बी गुणित ए ऋण बी। अब हम देखें तो अंश ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। अब 1 ऋण साइन स्क्वायर ए आपको सर्वसमीकरण में त्रिकोणमिति के सूत्र में मालूम है, यह कॉज स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ हम लिख दिया कॉज स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हमने कॉज स्क्वायर ए लिख दिया इस सूत्र के अनुसार। अब देखिए ऊपर भी पूर्ण वर्ग है और नीचे भी स्क्वायर है, तो जब इस तरह ये पूरा पूर्ण वर्ग हो गया और साथ में क्या है वर्गमूल या करनी, तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा तो हो जाएगा 1 धन साइन ए बटे कॉज ए। अब इसको हम लघुत्तम के रूप में अलग अलग कर दें तो 1 बटे कॉज ए धन साइन ए बटे कॉज ए। अब ध्यान से देखिए 1 बटे कॉज ए यानी विलोम, तो 1 बटे कॉज ए का होता है sec ए और साइन ए बटे कॉज ए का एक बराबर होता है tan ए के। तो यहाँ पर हम 1 बटे कॉज ए की जगह लिख देंगे sec ए और साइन ए बटे कॉज ए की जगह लिख देंगे tan ए, तो sec ए धन tan ए। अब हमने कौन सा पक्ष लिया था, बायां LHS, और हमको मिल गया दायां, तो यह हमारा राइट हैंड साइड मिल गया और इस तरह हमारा सवाल सिद्ध हो गया। सिद्ध वाले सवाल में आपको लास्ट में प्रूव्ड लिखना है तो हमने प्रूव्ड लिख दिया। अब देखें हम प्रश्न 11वां अथवा साइन 60 गुणित कॉस 30 धन साइन 30 गुणित कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको 0 से 90 तक के मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के याद होंगे, आगे जाके आपको और भी आगे के त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने पड़ेंगे। तो हम मान रख दें सीधे सीधे, साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, कॉस 30 का भी होता है करनी 3/2 धन साइन 30 का होता है 1/2 और कॉस 60 का 1/2। तो हमने यहाँ पर मान रख दिए। अब हल करें, करनी 3 का करनी 3 में गुणा हुआ तो 3, 2 का गुणा 2 में हुआ तो 4, तो हो गया 3/4 धन ऊपर अंश में अंश का गुणा हुआ 1 गुणित 1 बराबर 1, नीचे 2 गुणित 2 बराबर 4। तो अब दोनों के हर में लघुत्तम के द्वारा हम हल कर लें तो हमारे पास आया 3 धन 1/4, तो आया 4/4, कट गया तो कितना आया 1, तो इसका मान या आंसर होगा 1। यहाँ पर हम आपको यह समझा दें कि जब कोई सवाल आपसे दोनों बन रहे हों यानी प्रश्न और उसका अथवा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 11वां भी बन रहा है और 11वां का अथवा भी बन रहा है, तो यहाँ पर अथवा वाला छोटा है सरल है तो हमें अथवा वाला करना है। ऊपर वाला भले बन रहा है लेकिन उसको छोड़ दीजिए, उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है, इसमें कम स्टेप है, तो यह आप स्वयं सिलेक्ट कर लें। यदि दोनों सवाल बने तो हमें वह सवाल करना है जो छोटा हो, क्योंकि नंबर तो एक से रहेंगे। अब हम देखेंगे 12वां सवाल, के का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए कोष्टक में 2 3, बी कोष्टक में 4 के और सी 6 कोष्टक 3 संरेख हैं। तो
के का मान कब निकालना है? जब ये तीनों बिंदु संरेख। अब संरेख क्या है ये हम पहले अलग से आपको समझा दें। तो हम 3 बिंदु बनाए, यहाँ चित्र में देखिए हमने ये 3 बिंदु बनाए हैं। अब इनको अगर हम एक सरल रेखा से मिलाएं तो ये नहीं मिल रहे, या तो ये मिलेंगे या ये या एक। तो ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा से नहीं, यानी स्केल के द्वारा हम नहीं मिला सकते, इसलिए यह तीनों बिंदु असंरेख होंगे। अब दूसरे चित्र में हम देखें, एक 3 बिंदु हैं और एक ही रेखा में है, इन्हें हम एक स्केल की सहायता से ऐसे एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, सरल रेखा खींच सकते हैं, तो ये कहलाए संरेख। तो अगर संरेख होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए यहाँ से त्रिभुज किसी भी तरह से नहीं बने, इसमें बन जाएगा अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको इससे और इससे, तो त्रिभुज बन गया। तो यदि संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो हमारे पास हमको मालूम है, 1/2, और फिर इसके बाद बड़े कोष्ठक में x1, कोष्ठक में y2 माइनस y3, ये आपको मालूम है। अब जो क्षेत्रफल है वो काय के बराबर होगा? 0 के। तो इस क्षेत्रफल को हम काय के बराबर रख देंगे? 0 के, और 1/2 का हम कर देंगे पक्षांतर या 2 का, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास ये बचा, और इसके बराबर में क्या आ गया? 0। अब इस कोष्ठक में हम इन बिंदुओं के मान निकाल लेंगे। बिंदु ए से निकाल लेंगे x1 2, y1 3, इसी तरह यहाँ से x2 y2, x3 y3। अब इस सूत्र में हम सावधानी से मान रखेंगे, एक हम रख के बता देते हैं, बाकी आप सीधे सीधे मान रख लीजिए। तो x1 का मान 2, कोष्ठक में y2 का मान k, फिर ऋण y3 का यहाँ पर देखो ध्यान से ऋण है 3, तो हम इसलिए कोष्ठक लगाएंगे ऋण 3 और मध्य कोष्ठक लगा। ऐसे सभी मान आप सावधानी पूर्वक रख लीजिए। अब आपने रख लिए, अब हम इसको सरल करेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। तो यहाँ मिलेगा 2 कोष्ठक में k धन 3 धन 4 कोष्ठक में ऋण 6 धन 6 कोष्ठक में 3 ऋण के, फिर और आगे हल कर लें। तो 2 के धन 6 ऋण 24 धन 18 ऋण 6 के, आप यहाँ सबका गुणा करते जाइए। अब यहाँ पर 2 के ऋण 6 के तो बचेंगे ऋण 4 के। अब इनको हल कर लीजिए, तो 6 और 18 हो गए 24, और ऋण 24 तो कट गए, तो ऋण 4 के बराबर 0 या के बराबर 0/ऋण 4, तो के बराबर कितना आ गया? 0, क्योंकि अंश में यदि 0 होता है तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर के का मान कितना आ गया हमारे पास? 0। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 13वां। यह प्रमेय है, इसे जरूर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, IMP प्रश्न है यह, कई बार आया है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य या बराबर होती हैं, और इसमें 4 अंक हैं, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लें। अब वृत्त के बाह्य बिंदु यानी बाहर हम एक बिंदु P लें और 2 स्पर्श रेखाएं खींच दें, एक PQ और एक PR। अब हम यहाँ लिख दें कि दिया है वृत्त COR में, C यानी वृत्त सर्किल, O वृत्त का केंद्र और R वृत्त की त्रिज्या में बाह्य बिंदु P, जैसा हमने बताया, से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं की लंबाई है PQ बराबर PR। अब हम इस चित्र को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे हम रचना कहते हैं। तो हम O बिंदु को Q से, P से, R से मिला देंगे। किसको मिलाया हमने? OP, OQ और OR, इसलिए इसको डैश डैश से रचना में दर्शाया जाता है, तो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट उपपत्ति। अब इसमें 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर कौन सा दिख रहा? OPQ, और नीचे कौन सा दिख रहा? OPR। अब इसमें हम त्रिभुज OPQ और त्रिभुज OQR में अब देखें हम, तो O, ध्यान से देखिए, OQ बराबर OR, ये लिखा हमने, और ये वास्तव में वृत्त की क्या है? त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं? बराबर, तो हमने लिख दिया OQ बराबर OR। अब यहाँ पे लिखा हमने OP बराबर OP। ध्यान से देखिए, OP जो भुजा है ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले में, तो उभयनिष्ठ भुजा। अब कोण 1 बराबर कोण 2 90 अंश क्यों लिखा हमने?
क्योंकि एक प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये स्पर्श बिंदु है, ये त्रिज्या है ओ क्यू, तो ये पी क्यू पर लंब होती है, तो 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ 90 का है, या इसी तरह इसमें भी 90 का होगा, ओ आर पी आर पे लंब होगी, तो यहाँ 90 बन गए, इसीलिए ऐसा कोण का निशान बना। तो कोण 1 बराबर कोण 2 90 अंश। अब 3 तर्क हो गए। तो त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांग त्रिभुज ओ क्यू आर, तो ओ पी क्यू सर्वांग त्रिभुज ओ पी आर, तो ये हो गया। अब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग हो गए, तो 3 शर्तें ली, उन्हीं को हम लिख देंगे। तो हमने लिखा है कर्ण भुजा प्रमेय से। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो ओपी क्या कहलाई? कर्ण। तो कर्ण बराबर है और त्रिभुज की एक भुजा बराबर है, इसलिए इस प्रमेय को हम कर्ण भुजा प्रमेय कहते हैं। कभी कभी यहाँ RHS थ्योरम भी प्रमेय भी लिखा रहता है, तो वही चीज है। अब त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो हमने लिख दिया पी क्यू बराबर पी आर। सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव हमने सिद्ध कर दिया, क्या? पी क्यू बराबर पी आर, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब देखेंगे हम इसी का अथवा, ये भी एक प्रमेय के रूप में प्रश्न है। अथवा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हो। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लें। अब व्यास की परिभाषा आप जानते हैं कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये पी क्यू हो गया व्यास, पी और क्यू क्या हो गए? इस व्यास के सिरे या छोर। अब इन पर स्पर्श रेखा मान लीजिए एक एल है और क्यू पर कौन सी है? एम। हमें सिद्ध करना है कि यह एल रेखा और एम रेखा कैसी हैं? समांतर हैं। तो हमने लिखा है, दिया है वृत्त COR में पी क्यू व्यास है और इसके सिरे पी व क्यू पर स्पर्श रेखाएं एल और एम है। सिद्ध करना है एल समांतर एम। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र या स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये जो ओपी त्रिज्या है यह एल पर लंब होगी, तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, कोण 1। इसी तरह ओ क्यू जो है त्रिज्या वो किस पे लंब होगी? एम पर, तो यहाँ पर 90 का बनेगा। तो हमने लिख दिया ओपी लंब एल और ओ क्यू लंब एल, इसलिए कोण 1 बराबर 90 अंश, कोण 2 बराबर 90 अंश। अब ये दोनों कोण कैसे हो गए? बराबर, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि 90 के हैं। और वास्तव में ये कौन से कोण है? एक ही ओर के अंतः कोण या दूसरे एक ही ओर के एकांतर अंतः कोण। तो यह एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो इसलिए एल रेखा एम रेखा के समांतर होगी। हमने सिद्ध कर दिया जो हमें सिद्ध करना था, एल समांतर एम सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया, तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न 14। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण 30 अंश है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालिए। यहाँ पर पाई का मान 3.14 है। अब कितने अंक चालू हो गए? 4। तो सबसे पहले हम देखें कि जो त्रिज्य खंड, आप जानते हैं कि जब हम किसी वृत्त का त्रिज्य खंड लेते हैं तो एक लघु बनता है तो दूसरा दीर्घ होता है उसके संगत। तो हम पहले लघु का मान जो है वह 180 अंश से कम होता है और 180 अंश से ज़्यादा हो तो वह दीर्घ होता है। तो यहाँ पर हमको वृत्त की त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर और कोण दिया है थीटा 30 अंश। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14। यहाँ पर हम पाई का मान 3.14 रखेंगे। थीटा का मान यहाँ पे 30 रख दें बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर या आर वर्ग, आर का मान 4 है तो या तो 4 का वर्ग लिखें हम या 4 गुणे 4 लिख दें। अब इनको सावधानी पूर्वक आप काट लें जैसा हमने काटा है। अब अंश कितना आ गया? 12.56 बटे 3, भाग दे दीजिए तो आया 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। किसका है ये? लघु का। अब इसके संगत दीर्घ निकालना है।
तो वृत्त का कुल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से हम लघु निकाल देंगे तो दीर्घ आ जाएगा। मान लो हमें दीर्घ निकालते तो दीर्घ को घटा देते पाई आर स्क्वायर में से तो लघु निकल आता। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर ऋण 4.19। लघु वाला हम घटा देंगे, पाई का मान रख देंगे हम 3.14, आर का मान 4 है तो 4 × 4 लिख देंगे। हल करेंगे तो इसका गुणा करने पर हमें आएगा 50.24। अब ऋण 4.19 घटा दीजिए तो कितना आ गया? 46.05 वर्ग सेंटीमीटर। ये सवाल भी ज़्यादातर आता है। या चाप की लंबाई आती है तो चाप की लंबाई होती है θ/360 × 2 पाई आर। अब इसी के अथवा में हम देखें तो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और कोण है 60 अंश। इसमें केवल एक ही लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो हमने r बराबर 6 लिख दिया त्रिज्या, कोण θ बराबर 60 अंश। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 × पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 रख दिया, पाई का मान यहाँ हमने 22/7 रख दिया। आर का मान 6 है तो 6 × 6 लिख दिया वर्ग की जगह। हल किया तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो दशमलव में लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखें प्रश्न 14 में जो पहला वाला प्रश्न था उसमें दो चीज़ें निकालनी थी, लघु भी और दीर्घ भी, और अथवा में सिर्फ लघु। तो आपको कौन सा प्रश्न करना चाहिए? 14वें का अथवा, क्योंकि इसमें कम आपको हल करना पड़ रहा है। प्रश्न 15वां, यह भी मोस्ट IMP प्रश्न है। इस तरह का जरूर प्रश्न आएगा। ये सभी प्रश्न जैसा हम आपसे कह रहे हैं आप अच्छे से समझिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इन्हीं पर आधारित या यही प्रश्न आएंगे। आपको सिद्ध करना है कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय है। तो इसको एक विरोधाभास उत्पत्ति से किया जाता है। जैसे हमें सिद्ध करना अपरिमेय तो हम मानेंगे परिमेय, मान लो हमें सिद्ध करना होता परिमेय तो हम मानते अपरिमेय। तो इस तरह एक प्रश्न को हल किया जाता है, और जो आप लेंगे तो आपको उसका विरोध मिलेगा। विरोध मतलब जो वास्तविकता है वह नहीं मिलेगी, तो फिर हम उसको विरोधाभास उत्पत्ति से लेते हैं। तो हम मान लें कि हमें सिद्ध क्या करना है कि 5 ऋण करनी 3 अपरिमेय। तो मान लें कि यह क्या है? एक परिमेय है। 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी आपने। a और b क्या है? कोई भी पूर्णांक हैं और इनका कोई सार्वउभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने लिख दिया 5 ऋण करनी 3 बराबर a/b। अब हम a/b का बाएं तरफ और ऋण करनी 3 का दाहिनी तरफ, तो आ गया 5 ऋण a/b बराबर करनी 3। अब इसे हम ऐसा भी लिख दे सकते हैं करनी 3 बराबर 5 ऋण a/b। बाएं पक्ष को दाएं में और दाएं को पूरे को हम लिख सकते हैं। तो अब ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखें 5 एक पूर्णांक है, ऋण a/b तो a और b भी पूर्णांक है। तो वास्तव में जब हम इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? एक पूर्णांक संख्या मिलेगी, क्योंकि आप व्याकलन में जानते हैं कि व्याकलन में संगत जो पूर्णांक संख्याएं हैं वह पालन करती हैं नियम का। तो यहाँ पर हम देखें तो ये पूरी पूर्णांक मिली, यानी यह एक परिमेय है। क्या? 5 ऋण a/b हमको मिला कि यह परिमेय है। अब ये परिमेय है और बराबर में करनी 3, तो इसका मतलब करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि करनी 3 क्या है? परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। देखो उल्टा मिल गया। अपन ने जो माना था उसके बाद हमें जो तर्क में लास्ट में मिला वह नहीं है सही। जैसे हम कहें 2 धन 3 बराबर 5 होता है, और हम जब हल करें तो हमें न मिले 5, तो ये विरोधाभास हो गया। तो यहाँ पर करनी 3 क्या है? अपरिमेय, पहले से हम जानते हैं। और यहाँ पर हमें क्या मिले इस स्थिति में? परिमेय, तो विरोधाभास हो गया। इसलिए जो हमने माना है वह सही नहीं माना है। अतः 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने जो माना है आप देख रहे हैं, तो यह हमारा सही उत्तर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस पर आधारित हैं। ये सब विरोधाभास उत्पत्ति कहलाते हैं। अब देखें प्रश्न 16,
द्विघात बहुपद x स्क्वायर धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसी तरह द्विघात समीकरण में भी आपको मूल निकालने, उसमें मूल कहते हैं और इसमें शून्यक, और इनमें शून्यांकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हम मध्य या गुणनखंड विधि से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब इस तरह का सवाल आए तो मध्य पद x स्क्वायर धन 7x धन 10 में मध्य पद क्या है 7x, तो मध्य पद को हम दो ऐसे पदों में तोड़ेंगे जिनका जोड़ या घटाना मध्य पद यानी धन 7x के बराबर हो, और गुणा a मतलब पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर हो। तो जोड़ काय के बराबर हो मध्य पद के और गुणा किसके बराबर हो पहले और तीसरे के। तो अब हम इसके गुणांकों को लेकर के करेंगे। तो यहाँ पर a का मान 1, b का धन 7, c का 10 तो हमने ले लिए। अब हम पहले और तीसरे के गुणांकों को गुणा करें। तो पहले का गुणांक यानी 1 और तीसरे का हुआ 10, तो 1 में 10 का गुणा किया तो ac बराबर 1 गुणित 10 बराबर 10। अब 10 के गुणनखंड देखें, तो 10 के गुणनखंड होंगे 1 गुणित 10 और दूसरा होगा 2 गुणित 5। तो 1 गुणित 10 लेंगे अगर, तो 1 में 10 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, या 10 में 1 को घटाएंगे तो 9 होगा। तो हमें मध्य पद के गुणांक 7 के बराबर नहीं मिल रहा। अब हम देखें 2 गुणित 5 यानी हमने 2 गुणित 5 लिया तो 10 हुआ। अब देखें हम तो 5 और 2 जोड़ें तो हमें मध्य पद के बराबर मिल रहा है। तो इस वाले गुणनखंड को हम लेंगे। अब शुरू करें। तो पहला पद तो ज्यों कहते हो, अब मध्य को तोड़ रहे और गुणनखंड के अनुसार, तो यहाँ पर हम लेंगे धन 5x धन 2x और धन 10 ज्यों कहते हो। अब देखिए ये 4 पद बन गए, पहले 3 थे। ध्यान रखें इसको, चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे इसको, लेकिन चिन्ह के साथ लिखें। अब पहले 2 पदों के नीचे हम अंडरलाइन कर लें और इसमें से x को हम उभयनिष्ठ ले लें कॉमन। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा धन 5। कैसे? जैसे x स्क्वायर में x का भाग करो तो x, धन 5x में x से x कट जाएगा तो धन 5। अब इस कोष्टक को थोड़ी दूर लिख देंगे पुनः, ये नियम है। तो x धन 5 लिख दिया। अब ये जो दूसरा कोष्टक है इसमें x है, इसमें जहाँ तक आपने जोड़ी बनाई उसके बाद चिन्ह सहित जो दिया है, जैसे धन 2x, तो x का इसमें भाग करिए तो x से x कट गया तो कितना बचा धन 2, तो यहाँ धन 2 आ गया। और ये कोष्टक जो कहते हैं रहेगा। अब करोगे गुणा तो इतना ही मिल जाएगा, देखिए अपने आप मिलेगा। अब x धन 5 दोनों जगह कोष्टक में है, इसको उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा धन 2। तो हमारे गुणनखंड निकले x धन 5 गुणित x धन 2। अब हमें शून्यक निकालना, तो इनको हम शून्य के बराबर लिख देंगे। x धन 5 बराबर 0 हल करेंगे तो x बराबर ऋण 5, x धन 2 बराबर 0 हल करेंगे x बराबर ऋण 2। तो शून्यक होंगे ऋण 5 और ऋण 2। अब हमें आपके इनके शून्यांकों के योग और गुणनफल को लेते हुए इनकी सत्यता की जांच करना है। तो शून्यांकों का योग तो हम जोड़ेंगे ऋण 5 धन ऋण 2, तो ऋण 5 ऋण 2 बराबर ऋण 7। अब इसी को हम लिख सकते हैं ऋण 7 बटे 1, और शून्यांकों का योग का सूत्र है ऋण b बटे a। अब गुणा करें हम शून्यांकों का, तो ऋण 5 गुणित ऋण 2 बराबर धन 10 या 10 बटे 1, और सूत्र है c बटे a। अब ध्यान से देखिए a इसके बटे में भी 1 और इसके बटे में भी 1, तो a का मान 1 देखिए आ गया। अब b, यहाँ ऋण b और यहाँ ऋण 7, तो b बराबर कितना कहलाएगा 7, तो ये भी सही है। अब देखें हम c, तो c यहाँ कितना आ रहा 10, यहाँ देखिए यहाँ भी 10, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो। तो इस प्रकार हमारे जो शून्यांक हैं उनकी सत्यता की जांच हमने कर ली। आप हमारे सभी चैनल के वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम आपको लगभग सभी विषय के वीडियो और गणित के जो भी हम वीडियो भेजें उनको अच्छे से समझिएगा और हल कीजिएगा। अच्छे गणित में अंक अर्जित कीजिए। थैंक यू।